जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने एक्सेल को स्टार्ट करना है। एज़ आई सेड अर्लियर कि एक्सेल सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एज ए क्वांटिटी सर्वेयर काम कर रहे हैं, प्लानिंग इंजीनियर, आर सर्वेयर काम कर रहे हैं, एक्सेल इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो हम बड़ी बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे। हमने डिफरेंट जो पैनल्स हैं होम टैब के अंदर उनको देखना है, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देखना है, डिफरेंट जो फार्मूलाज हैं उन पे हमने वर्क करना है। तो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट होने वाली है जिसमें एक्सेल की ट्रेनिंग होगी और इस एक्सेल की ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आपके लिए बीबीएस बहुत इजी हो जाएगा। जो बीबीएस की एक्सेल शीट हमने क्रिएट की थी वो आप इजीली क्रिएट कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सेल को फ्रॉम द वेरी बेसिक। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल। ओके, तो एक्सेल मैंने ओपन कर दिया है और मैं एक्सेल 2019 यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके केस में आप एक्सेल 2007, 10, 13, 16 कोई भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तो मेनली जो ऑप्शन है यहाँ पे सेम ही होने हैं, चाहे वो 7 हो, 10 हो, 13 हो या 16, 19। मैं यहाँ पे एक्सेल 2019 यूज़ कर रहा हूँ। और सबसे पहले हम होम टैब की बात करेंगे। होम टैब के अंदर डिफरेंट पैनल्स हैं, आप देख सकते हैं। फॉन्ट पैनल है, अलाइनमेंट पैनल है, नंबर पैनल है। ये तीनों पैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सीखेंगे, उसके बाद हमने फार्मूलाज़ की तरफ बढ़ना है। और इसके साथ अगर आपको कोई टॉपिक एक्सेल के रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे अपलोड करूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आई डेफिनेटली अपलोड इट ओवर हियर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होम टैब। आप सिंपली यहाँ जब होम टैब में आ जाएंगे तो होम टैब के अंदर आपको डिफरेंट पैनल्स, ये देखें, एक जो बॉर्डर है बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक पैनल है जिसको बोलेंगे फॉन्ट पैनल। फॉन्ट पैनल में डिफरेंट ऑप्शंस है जिनको आज हमने डिस्कस करना है। इसी के साथ साथ दूसरा पैनल भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख रहे होंगे अलाइनमेंट पैनल है। फिर नेक्स्ट टू इट नंबर पैनल है, फिर स्टाइल पैनल है जिसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, और यहाँ से सेल्स का एक पैनल है, एडिटिंग का पैनल है। तो फॉन्ट पैनल में अगर आप देखें तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने अगर फॉन्ट को चेंज करना है, ठीक है ना, तो हम यहाँ इस ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक कुछ लिखता हूँ, ठीक है, जिस तरह से ASDF AFF कुछ भी हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है आपका, ठीक है। आपने एक सेल के अंदर लिखा या आपकी एक इंटायर शीट है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका फ़ॉन्ट चेंज किया जाए तो सिंपली आपने क्या करना है, होम टैब में फ़ॉन्ट पैनल में आ जाना है और आप देख रहे होंगे ये है बेसिकली फ़ॉन्ट। पिक ए न्यू फ़ॉन्ट फॉर योर टेक्स्ट। यहाँ से आप पिक कर सकते हैं न्यू फ़ॉन्ट को। यहाँ लिटिल ड्रॉप डाउन आप देख सकते हैं, आपने इस पर क्लिक करना है और आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आ जाने हैं। अब यहाँ से आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी उसके अकॉर्डिंग आपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है। ये देखें फ़ॉन्ट चेंज हो गया। लेट मी गो अगेन ओवर हियर और मैं एरियल नैरो को सिलेक्ट करता हूँ। इस तरह से आपने फ़ॉन्ट को चेंज करना है। अब नेक्स्ट टू इट, अगर आपने फ़ॉन्ट का जो साइज़ है इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो नेक्स्ट टू फ़ॉन्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबरिंग है और इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से 8 से लेके 72 तक आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखें, अगर लेट्स सपोज मुझे चाहिए 22 फ़ॉन्ट का साइज़, तो मैं इस तरह से इसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे डिक्रीज़ करना है तो सिंपली मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके इसको डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट का जो साइज़ है, सॉरी जो टेक्स्ट का साइज़ है, इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टू इट, इसके नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि हमारे पास दो ए है, एक लार्ज है और एक स्मॉल ए है, ठीक है। अगर आप फ़ॉन्ट के साइज़ को यहाँ से भी आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है, ये जो लार्ज वाला ये है, और इस पे आप सिंपली क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। फ़ॉन्ट का जो साइज़ है, सॉरी टेक्स्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा और इसके ज़रिए आप इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और ऑप्शन है बेसिकली, जो टेक्स्ट है उसके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए आप इन दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टू इट, बॉटम ऑफ दिस आप यहाँ पे एक बी देख रहे होंगे। अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन में जा सकते हैं। आपने सिंपली क्लिक करना है यहाँ पे
और आपकी जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएंगे। और सिंपली आप एक शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+B। कंट्रोल वाइल प्रेसिंग द कंट्रोल आपने बी को प्रेस करना है तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टू इट वी हैव इटैलिक ऑप्शन। और अगर आपने टेक्स्ट को बेसिकली इटैलिक करना हो तो आप सिंपली यहाँ पे आ जाएं, ये इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, जो टेक्स्ट का स्टाइल है ये अभी इटैलिक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टू इट, अगर लेट मी चेंज द अलाइनमेंट, अगर आप टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाना चाहते हैं जिसको अंडरलाइन बोलते हैं बेसिकली, आपने सिंपली यहाँ यू के ऑप्शन में आना है। आप देख सकते हैं इसके नीचे अंडरलाइन है, आपने क्लिक करना है यहाँ पे तो ये अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। Ctrl+U के थ्रू भी आप कर सकते हैं, Ctrl+U। अगर आपको डबल अंडरलाइन चाहिए तो ये यू के सामने आप देख सकते हैं एक ड्रॉप डाउन है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ से आप डबल अंडरलाइन भी इसके अंडर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट टू इट वी हैव बॉर्डर ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे जो कलरिंग के ऑप्शन है। देखें, अगर आपने कलर को फिल करना है किसी एक स्पेसिफिक सेल में या किसी एक रेंज में, ठीक है, जिस तरह ये एक सेल है जिसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं अगर कलर को फिल करना चाहूँ तो कोई सा भी सिलेक्ट करूँगा कलर, यहाँ से मैंने इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ से मैंने उस कलर को सिलेक्ट करना है ताकि ये फिल हो जाए यहाँ पे। अगर आप किसी रेंज में इसको फिल करना चाहें तो आपने वो रेंज सेलेक्ट करनी है, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन और आपने सिंपली कलर सेलेक्ट करना, ठीक है। तो इस तरह से आप रेंज भी दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपने कलर को रिमूव करना है, लेट्स सपोज आपने फिल किया, अब आप चाहते हैं कि इसको रिमूव करें, तो आपने क्लिक करना है इस ड्रॉप डाउन पे और यहाँ पे आ जाना है नो फिल के ऑप्शन में। और इसके बाद नेक्स्ट, अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ इस ड्रॉप डाउन पे आ जाएं और इसके बाद आपने सिंपली कोई सा भी कलर जो आपको चाहिए टेक्स्ट के लिए आपने वो सिलेक्ट करना है यहाँ से और टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाना है। तो ये कुछ ऑप्शंस थे यहाँ पे फॉन्ट पैनल में। अब लास्ट जो ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है बेसिकली बॉर्डर का ऑप्शन, ठीक है। बॉर्डर का ऑप्शन देखिए, जब हमने एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी या एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट को क्रिएट किया था एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लेक्चर्स में, तो वहाँ पे हमने जब हमने शीट क्रिएट की थी तो बॉर्डर्स का यूज़ किया था, चूँकि वहाँ पे मैंने डिटेल में इसको नहीं वहाँ पे पढ़ाया था। लेकिन यहाँ अगर आप एक्सेल को नए सिरे से सीख रहे हैं तो अगर आप बॉर्डर को यहाँ पे सीखेंगे तो वो जो शीट है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी और कॉस्ट, यू कैन क्रिएट दैट इजीली। अब बॉर्डर में आप देख सकते हैं बॉर्डर के सामने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब देखें, बॉर्डर क्रिएट करने के लिए चाहे वो एक सेल हो या कोई स्पेसिफिक रेंज हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। जो भी आपने एरिया सेलेक्ट किया होगा वहाँ पे आप बॉर्डर को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ से एक रेंज को सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं बॉर्डर में आऊँगा, ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। जिस तरह से पहला जो ऑप्शन है वो है बॉटम बॉर्डर का ऑप्शन। अगर यहाँ पे मैं एक बॉर्डर क्रिएट करना चाहूँ एट द बॉटम ऑफ दिस सिलेक्शन, तो मैंने सिंपली यहाँ पे जाना है और देखें यहाँ पे एक बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। इसी तरह मुझे अगर टॉप पे चाहिए तो मैं यहाँ पे आके टॉप को सिलेक्ट करूँगा तो टॉप पे आ गया। फिर अगर मुझे लेफ़्ट एंड द राइट चाहिए तो लेफ़्ट और देन राइट को सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि एक आउटलाइन क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद अगेन आई सेलेक्ट दिस ऑल और फिर मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ। अब देखें एक और ऑप्शन है नो बॉर्डर का। अगर मैं इस बॉर्डर को रिमूव करना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ नो बॉर्डर पे आ जाऊँगा, बॉर्डर रिमूव हो गया है। अगेन आई सेलेक्ट द रेंज, क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन और मुझे अगर ऑल बॉर्डर चाहिए, जो मैंने रेंज को सिलेक्ट किया है यहाँ तमाम में अगर मुझे बॉर्डर चाहिए तो मैं ऑल बॉर्डर के ऑप्शन में आ जाऊँगा। देखें बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। फिर से मैं इसको रिमूव करता हूँ। किस तरह रिमूव किया था? नो बॉर्डर से, ठीक है। अब इसके बाद लेट मी क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन अगेन और देखें अगर आपको आउटसाइड पे चाहिए ऑनली तो आप इस ऑप्शन पे आ सकते हैं। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन है यहाँ पे थिक आउटसाइड बॉर्डर। अगर आपको थिक बॉर्डर चाहिए, ये देखें यहाँ पे थिक बॉर्डर यहाँ पे हमने क्रिएट किया है। तो ये जो फंक्शंस हैं आप इनको चेक कर सकते हैं वन बाय वन, ठीक है। इसी तरह से टॉप एंड बॉटम बॉर्डर यहाँ पे आ गया, थिक बॉटम बॉर्डर यहाँ पे आ गया। तो ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे ड्रॉ बॉर्डर का भी ऑप्शन है हमारे पास और जिससे आप अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं।
देखें जब हमने BBS एक्सेल शीट क्रिएट की थी तो वहाँ पे एक वीडियो हमने क्रिएट की थी, हाउ टू क्रिएट बार शेप्स इन एक्सेल BBS जो प्ले लिस्ट है कंप्लीट, उसमें एक वीडियो है हाउ टू क्रिएट बार शेप्स इन एक्सेल। वहाँ पे हमने इस ऑप्शन का भी यूज़ किया था। तो इसके थ्रू हम बार शेप्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने बॉर्डर क्रिएट करना है लेट्स सपोज, तो आप सिंपली अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सिंपली मैं क्लिक करूँगा इन लाइन्स पे, फिर यहाँ पे ये देखें बॉर्डर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करना है आपने सिंपली यहाँ पे। अगर मैं लेट्स सपोज मुझे एक इंक्लाइंड लाइन चाहिए यहाँ से इस तरह से, तो मैं इस तरह से भी क्रिएट कर सकता हूँ। देखें ये देखें, और मुझे यहाँ पे चाहिए लेट्स सपोज, फिर यहाँ पे चाहिए, फिर यहाँ पे चाहिए, फिर यहाँ पे चाहिए। तो ये बेसिकली है ड्रा बॉर्डर का ऑप्शन। क्या? ड्रा बॉर्डर का ऑप्शन। इस तरह से आप ड्रा कर सकते हैं। क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन अगेन, और ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड का ऑप्शन है एक। यहाँ पे आपने ड्रैग करना है सिंपली माउस को, तो जो भी रेंज आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे बॉर्डर ने क्रिएट हो जाना है। देखें एक ये जो पेन है इसके साथ आप देख सकते हैं ग्रिड को, तो यहाँ से मैं ड्रैग कर रहा हूँ अपने माउस को इस एंड पे, तो आप देखिए बॉर्डर क्रिएट हो रहा है। तो ये एक और ऑप्शन है हमारे पास ड्रा ग्रिड का। क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, और देखें यहाँ पे हमने नो बॉर्डर से जो भी सिलेक्ट की थी रेंज, वहाँ पे हम इस तरह से रिमूव कर सकते हैं बॉर्डर को। एंड वी हैव वन अनदर ऑप्शन फॉर इरेज बॉर्डर। ये देख सकते हैं आप इरेज बॉर्डर का ऑप्शन है। आप क्लिक करें यहाँ पे रबर सी आ जाएगी। आपने क्या करना है, लेफ्ट माउस बटन जो है उसको प्रेस किए रखना है, और जो माउस है उसको ड्रैग करना है बॉर्डर के ऊपर इस तरह से। तो देखें बॉर्डर रिमूव हो रहा है। इस तरह से आप बॉर्डर को रिमूव कर सकते हैं। यस, फिर आप आ गए यहाँ पे, फिर आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से बॉर्डर रिमूव भी हो सकते हैं। इसके बाद बॉर्डर की अगर लाइन कलर आपने चेंज करना है तो आप सिंपली यहाँ पे आ जाएं, और लेट्स सपोज मुझे रेड बॉर्डर चाहिए तो इस तरह से रेड। अगर मुझे लाइन का स्टाइल चेंज करना है, जिस तरह ये वाला लाइन स्टाइल चाहिए, तो ये देखें इस तरह का बॉर्डर क्रिएट हो गया। और इसके बाद जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो मोर बॉर्डर का ऑप्शन होते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम मेनली बॉर्डर क्रिएट करते हैं। आपने एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी में देखा होगा कि हमने यहाँ से ही बॉर्डर को क्रिएट किया था। सिंपली आपने करना कुछ यूँ होता है कि मैं इसको इरेज करता हूँ। सबसे पहले यहाँ से जाके मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, यहाँ से। और हम यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ से आपके पास एक बॉर्डर का ऑप्शन है, आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सिंपली ये जो पैनल है ना, इसके साथ में आप देख सकते हैं डाउन सा एरो, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पे आ जाना है अपने बॉर्डर में, और आप बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे आ जाएं बॉर्डर वाले ऑप्शन में, फिर मोर बॉर्डर के ऑप्शन में चले जाएं, यहाँ से भी आ सकते हैं। या आपने एक रेंज सेलेक्ट की जहाँ पे आप बॉर्डर क्रिएट करना चाहते हैं, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में चले जाएं, तो ये देखिए बॉर्डर का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट वेज हैं जिस तरह आप बॉर्डर में जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन का स्टाइल है। जो भी स्टाइल आप चूज़ करना चाहें आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे लाइन का जो स्टाइल चाहिए वो ये थिक लाइन स्टाइल चाहिए। मैं सबसे पहले आउट पे एक बॉर्डर क्रिएट करूँगा, और फिर इनसाइड पे एक बॉर्डर क्रिएट करूँगा विद डिफरेंट लाइन, ठीक है। अब आउट पे मुझे ये वाला लाइन स्टाइल चाहिए, और जो कलर मुझे चाहिए वो कुछ रेड है। कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो आपने करना है कि आपने सिंपली ये दो ऑप्शंस आप देख सकते हैं। आउटलाइन, अगर आपको खाली आउटलाइन चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे आ सकते हैं और आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और प्रेस ओके करेंगे तो आउटलाइन क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद अगर आप इनसाइड पे आएँ तो मुझे इनसाइड पे ये वाला बॉर्डर चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट करके कलर मुझे डिफरेंट चाहिए, तो मैं यहाँ से आ जाऊँगा, ब्लैक कलर चाहिए मुझे इनसाइड पे। तो देखें आउटसाइड पे कुछ इस तरह का ये प्रीव्यू है बेसिकली, और इनसाइड पे कुछ इस तरह से। तो प्रेस ओके किया तो ये आप देख सकेंगे कि यहाँ पे आउटसाइड पे कुछ और तरह का बॉर्डर है और इनसाइड पे कुछ और तरह का, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट इट लेट मी इरेज दिस वन। लास्टली हम कुछ थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। बॉर्डर इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा, मैं यहाँ पे मोर बॉर्डर के ऑप्शन में आया। सबसे पहले मैं एक रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं आ गया मोर बॉर्डर के ऑप्शन में। अच्छा, मोर बॉर्डर में आने के बाद मैंने एक लाइन चूज़ की, ठीक है, और इसके बाद कलर को चूज़ किया। आप इनसाइड आउटसाइड के अलावा भी अगर आप यहाँ पे आ जाएं
ठीक है, आपने एक लाइन चूज़ की, आपने कलर को चूज़ किया, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये टॉप का बॉर्डर है। आप साइड पे क्लिक करते हैं तो ये साइड का बॉर्डर है। आप यहाँ से कोई भी लाइन स्टाइल चूज़ कर सकते हैं इंडिविजुअली और लाइन कलर चूज़ कर सकते हैं। फिर ये बॉटम का है, फिर ये लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। अगर आपको मिडल में चाहिए इस तरह से, तो मैं लेट्स सपोज मिडल के लिए मैं डबल लाइन चूज़ कर रहा हूँ और ब्लैक है, और मैं क्लिक करूँगा मिडल पे तो ये देखिए मिडल में लगा। फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा, सॉरी यहाँ के लिए वो रेडी होने चलें, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मिडल में आ गया। और यही मुझे रेड चाहिए तो मैं यहाँ पे आके इसको रेड करता हूँ और मैं इसके करीब ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो प्रेस ओके किया तो ये देखें साइड पे रेड बॉर्डर और मिडल में डबल लाइन। तो इस तरह से आप कुछ बॉर्डर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आके डिफरेंट जो वेज हैं उनको इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमने आज फॉन्ट पैनल को डिस्कस किया, इम्पॉर्टेंट है फॉर द बिगनर्स। और इसमें हमने फॉन्ट जो टेक्स्ट हैं जो फॉन्ट टेक्स्ट के उनको किस तरह से चेंज किया जाए, उनको इंक्रीज डिक्रीज किस तरह से किया जाएगा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किस तरह से किया जाएगा, और मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमने बॉर्डर किस तरह से क्रिएट करना है। नाउ एक्सेल को मैंने ओपन कर दिया है और आप देख सकते हैं कि फॉन्ट पैनल को हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट टू इट वी हैव अलाइनमेंट पैनल अंडर होम टैब। और अलाइनमेंट पैनल मीन आप टेक्स्ट जो हैं या नंबर्स उनको किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड करता हूँ इस तरह से इस सेल को। इसके बाद नेक्स्ट टू इट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को इंटर करूँगा, ASTFG कुछ भी हो सकते हैं टेक्स्ट, और मैं इनके साइज़ को इंक्रीज़ करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करके इसको इंक्रीज़ करता हूँ इस तरह से। अब देखिए अलाइनमेंट में अभी अगर देखा जाए तो ये लेफ़्ट अलाइन है, ठीक है। एट दिस एंड यहाँ पे अलाइन है, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है बेसिकली। इसके साथ साथ अगर आप मिडिल अलाइन करना चाहें और आप राइट अलाइन करना चाहें तो आप अलाइन कर सकते हैं इन हॉरिजेंटल पोजीशन, सॉरी। और इसके साथ साथ आप वर्टिकली भी इसको अलाइन कर सकते हैं, बॉटम मिडल टॉप, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आइकन, ये बेसिकली ये जो अलाइनमेंट्स के ऑप्शंस है ना, ये हॉरिजेंटल अलाइनमेंट्स के ऑप्शन है। यहाँ पे ये लेफ़्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन है, ऑलरेडी ये लेफ़्ट पे है। अगर आप इसी टेक्स्ट को मिडल में अलाइन करना चाहें तो आप सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप इसी टेक्स्ट को राइट एंड पे अलाइनमेंट करना चाहें तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप हॉरिजेंटली टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट टू इट अगर आप वर्टिकली टेक्स्ट को अलाइन करना चाहें तो राइट नाउ इट इज़ ऑन द मिडल, सॉरी ऑन द बॉटम। अगर आप इसको मिडल में अलाइन करना चाहें तो यहाँ पे आ जाएं, अगर आप इसको टॉप पे अलाइन करना चाहें तो आप यहाँ पे आ जाएं। तो इस तरह से आप अलाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इट मैं इसको अगेन लेफ़्ट अलाइन करता हूँ और वर्टिकली मैं इसको बॉटम पे अलाइन कर रहा हूँ। एक और ऑप्शन है इंडेंट का ऑप्शन है। अगर आप इंडेंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए पहला तो ऑप्शन ये था कि आप अलाइन कर रहे हैं इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे, मिडल पे या राइट हैंड साइड पे, लेकिन अगर आपको कोई और पोजीशन रिक्वायर्ड हो तो आप इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप डिफरेंट स्पेसिंग पे इसको अलाइन कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने यहाँ पे अलाइन किया है, फिर यहाँ पे अलाइन कर सकता हूँ। वहाँ देखिए अलाइनमेंट में 3 ही ऑप्शन थे, यहाँ पे आप बस क्लिक करते जाएं और ये थोड़ा थोड़ा मूव करेगा। इंडेंट कर रहा हूँ मैं इसको राइट हैंड साइड पे, ठीक है, ये देखें। अब अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे करना है तो मैं इसका यूज़ करूँगा इस तरह से, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडेंट का ऑप्शन। तो हमने अलाइनमेंट को देखा, इसके बाद इंडेंट को देखा। नेक्स्ट टू इट हमारे पास ओरिएंटेशन है। अगर आप टेक्स्ट की ओरिएंटेशन को चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे कि ओरिएंटेशन में हमारे पास एक ड्रॉप डाउन है, क्लिक किया इस ड्रॉप डाउन पे तो डिफरेंट ऑप्शन है। एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, अगर आप इस तरह से टेक्स्ट को अलाइन करना चाहें या ओरिएंटेशन आप टेक्स्ट की इस तरह करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें सेल में इस तरह से हो गया। अगर आप इसको एंगल क्लॉकवाइज करना चाहें तो ये इस तरह से हो गया। अगर आप इसको वर्टिकली ओरिएंटेशन करना चाहें वर्टिकली टेक्स्ट की तो ये हो गया, क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन। अगर इसको रोटेट टेक्स्ट अप करना चाहें तो ये देखें अप, फिर नेक्स्ट इट डाउन करना चाहें तो ये इस तरह से हो गया। और इसके बाद फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में आ जाए और यहाँ से
आप इसके थ्रू ये ओरिएंटेशन आप डिफरेंट एंगल्स देख सकते हैं, इसके थ्रू आप ओरिएंटेशन कर सकते हैं। राइट नाउ अगर आपको पहले जैसा टेक्स्ट चाहिए 0 डिग्री पे, तो आपने यहाँ से इसको पकड़ना कैसे, ये देखिए अभी रेड है ना, इसको मैंने लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करे रखना है और मैं इसको मूव करूँगा, जहाँ भी जो भी एंगल मुझे रिक्वायर्ड होगा मैं यहाँ पे ला के इसको अलाइन करके ओके करूँगा, तो ये देखें ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में और मैं इसकी पोजीशन को यूँ करना चाह रहा हूँ, तो प्रेस ओके किया तो देखिए किसी भी एंगल पे आप इसको मूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टू इट अगेन फॉर्मेट सेल में, और यहाँ से आप देखें अगर आपने अलाइनमेंट करनी है तो यहाँ से अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे अलाइन करता हूँ। देखिए एक और ऑप्शन है कि आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल में चले गए और यहाँ से भी आप अलाइनमेंट के ऑप्शन में आके ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। कोई एंगल भी देख सकते हैं, इस तरह से आप एंगल दे के ओके कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, 0 डिग्री इज़ ओके फॉर अस। नेक्स्ट टू इट यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का। अब रैप टेक्स्ट क्या है, देखिए मैं यहाँ पे इस सेल में आ गया और मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, और वो टेक्स्ट है ASDFIGRTV, कुछ भी हो सकता है, EXT, इस तरह से, ठीक है। और अब आप देखें कि मैं थोड़ा सा इसको इस तरह कर लेता हूँ। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये बेसिकली ओवरलैप कर रहा है दोनों सेल्स में, क्योंकि अगर मैं ओरिएंटेशन इस तरह से करूँगा, इसको सेलेक्ट करके इस तरह से करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है ये बेसिकली ओवरलैप कर रहा है इस सेल को टिल दिस पोजीशन, ठीक है, ओवरलैपिंग कर रहा है ना, एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये एक ही सेल में फिट आ जाए, इसी सेल में फिट आना चाहिए, तो आप इसको रैप कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली जिस टेक्स्ट में आपने, जिस सेल में आपने टेक्स्ट लिखा होगा उसको सिलेक्ट करके आप रैप टेक्स्ट में चले जाएं, तो देखिए एक ही सेल में ये फिट हो गया, ठीक है। तो जब भी अगर टेक्स्ट ओवरलैप कर रहा हो एक सेल से दूसरे सेल में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यह बेसिकली रैप टेक्स्ट। नेक्स्ट वी है मर्ज एंड सेंटर। तो अगर आप एक, दो या दो से ज़्यादा जो सेल्स हैं उनको मर्ज करना चाहें तो आप मर्ज एंड सेंटर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिन सेल्स को आपने मर्ज करना है, और आपने सिंपली जाना है मर्ज एंड सेंटर में, ठीक है। तो ये तमाम सेल्स एक सेल बन गया है, मर्ज हो गया सेल, ठीक है। अब नेक्स्ट टू मर्ज टू सेंटर वी हैव मर्ज अक्रॉस है, ठीक है। और इसमें देखें अगर मैं डिफरेंट जो रोज हैं उनको सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको भी मर्ज करना चाह रहा हूँ, इसको भी मर्ज करना चाह रहा हूँ, तो एक ही गो में आपने वो सिलेक्ट किया, ओके किया, तो ये देखें तमाम जो है वो मर्ज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टू इट अगर आप डिफरेंट रोज में अलग मर्ज करना चाहें, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, आपने क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन किया और आपने मर्ज सेल, सॉरी आपने जाना है कहाँ पे, मर्ज अक्रॉस में जाना है, ठीक है। और ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी हो गया, और ये भी, और ये भी। तो ये बेसिकली अलाइनमेंट पैनल जहाँ पे हमने डिफरेंट अलाइनमेंट्स को देखा, ओरिएंटेशन को देखा, इंडेंट को देखा, रैप टेक्स्ट को देखा और मर्ज एंड सेंटर को देखा। तो फॉन्ट पैनल और अलाइनमेंट पैनल एंड अब नेक्स्ट टू इट नंबर पैनल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया और फॉन्ट एंड द अलाइनमेंट पैनल आर डन। नाउ इट इज़ टाइम फॉर द नंबर पैनल। और नंबर पैनल इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। अगर आप नंबर पैनल में चले जाएं तो सबसे टॉप पे आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये जर्नल होता है, ठीक है। और अगर आप इस पे हॉवर करेंगे अपने माउस को तो यहाँ पे लिखा है चूज़ द फॉर्मेट फॉर योर सेल सच एज परसेंटेज, करेंसी, डेट और टाइम। तो यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं, आया वो नंबर्स हो, डेट्स हो, परसेंटेज हो, किस तरह से हमने चूज़ करना है, आई लेट यू नाउ अबाउट दिस। अगर आप इस पे क्लिक करें इस ड्रॉप डाउन पे तो ये तमाम फॉर्मेट्स आपके सामने आ जाएंगे। और अगर आप जर्नल पे हावर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पे लिखा हुआ है नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। जर्नल जो है ये ओवरऑल, इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। आप चाहे टेक्स्ट यहाँ पे इंटर करें, नंबर्स यहाँ पे इंटर करें, देखें 1 2 3, ठीक है, और ABC कुछ भी आप इंटर करें, ये जर्नल फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है,
और इसके बाद मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं अगर इसको चेंज करता हूँ नंबर्स में, अब देखिएगा इसी सेल को मैंने नंबर्स में चेंज किया, आप देख सकते हैं ऊपर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि डेसिमल वैल्यूज़ भी यहाँ पे आ रही हैं 123.00, ठीक है। अब ये क्या है, मैं बेसिकली यहाँ पे आ जाता हूँ, क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, आपने आना कहाँ पे, मोर नंबर फॉर्मेट्स, और देखें अभी क्या सिलेक्ट है, नंबर्स, कैटेगरी में नंबर्स। जनरल का कोई फाइल फॉर्मेट नहीं होता, जनरल फॉर्मेट सेल्स हैव नो स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट। अगर आप नंबर्स में आ जाएं तो राइट नाउ यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो 2 हैं, ठीक है। अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहें तो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप इसको डिक्रीज़ करना चाहें तो डिक्रीज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज जो डेसिमल प्लेसेस है वो मुझे 3 चाहिए, तो मैंने 3 कर दिया। इसके बाद आप सेपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, 1000 सेपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको भी ऑन करता हूँ। और फिर कुछ ऑप्शन है यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स के लिए, इनका हम देखेंगे। राइट नाउ इट इज़ ओके फास्ट, मैं अगर इसको ओके करूँ तो आप देखेंगे 3 डेसिमल आ गए। मैं यहाँ लिखता हूँ 4 5 6 9 कुछ भी इंटर करता हूँ, तो ये देखिए सेपरेटर भी आ गया, 1000 सेपरेटर यहाँ पे आ चुके हैं और डेसिमल वैल्यूज़ भी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब करते हैं कुछ यूँ हैं कि यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेगेटिव नंबर, राइट नाउ अगर मैं नंबर्स को नेगेटिव करूँ 1 2 4 5 6 9 कुछ भी, तो आप देख सकते हैं नेगेटिव का साइन है और उसके बाद वैल्यूज़ हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफरेंट ऑप्शन हैं। अगर आप नेगेटिव नंबर्स को रेड में शो करना चाहें तो आप ओके करें, रेड में नेगेटिव नंबर्स शो होंगे, ठीक है। अगर आप नेगेटिव नंबर्स को ब्रैकेट में शो करना चाहें तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव नंबर्स को रेड एंड द ब्रैकेट में शो करना चाहें तो आप इस तरह से शो कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट नंबर फॉर्मेट्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली नंबर फॉर्मेट। इसके बाद नेक्स्ट टू इट हमारे पास करेंसी आ जाती है, ठीक है। मैं यहाँ इस सेल में आता हूँ और मैंने इसको चेंज किया किस में, करेंसी में, और यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू लिखूँगा, आप देखेंगे कि इसके साथ डॉलर का साइन है, ये करेंसी है बेसिकली। तो आप कोई भी अगर सेल को इसका फॉर्मेट करेंसी में चेंज कर रहे हैं तो कोई भी सिंबल आप यहाँ पे इसको एडअप कर सकते हैं। किस तरह से, ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, मोर ऑन नंबर फॉर्मेट में चले गए, करेंसी, आप डेसिमल प्लेसेस को भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने सिंबल जो भी सिलेक्ट करनी है, यूर लोकल करेंसी कुड भी, तो आपने वो करेंसी यहाँ से सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ से आ जाता हूँ, कोई भी RS पाकिस्तानी रुपीज़, ये देखें RS उर्दू पाकिस्तानी। अगर आप इंडियन रुपीज़ सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से आपको वो भी मिल जाएंगी, आपने वो सिलेक्ट की, ओके कर दिया, तो ये देखें RS 1 2 4 5 जो भी है, जो भी वैल्यू आनी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं तो अगर आपके पास नेगेटिव नंबर, जिस तरह हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने वैल्यूज़ देनी है। इसके बाद अकाउंटिंग है, दिस इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज सिविल इंजीनियर, लेकिन डेट ये आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे किसी भी सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मोर नंबर फॉर्मेट में, और नेक्स्ट जो है वो मैं डेट को सिलेक्ट करता हूँ। अब डेट जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसकी टाइप्स भी होंगी, जो भी टाइप्स आपको रिक्वायर्ड होगी आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर आप डेट यहाँ पे चाहते हैं कि इस तरह से दिखे, पहले तो द डेट होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास मंथ होना चाहिए और उसके बाद आपके पास ईयर होना चाहिए, और जो मंथ है वो इस तरह टेक्स्ट में होना चाहिए। तो आपने ये सिलेक्ट किया, फिर ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ 9/4/2021, हिट इंटर किया, सॉरी डेट फाइल इसमें वो आ गया 04/2021, हिट इंटर किया, तो आप देखेंगे 9 अप्रैल 2021 आ गया, वहाँ पे डॉट आ गया था, दैट्स वाई। सो 9 अप्रैल 2020 आप कोई भी दे सकते हैं, जिस तरह 7/8/2015 हिट इंटर किया, 7/5/2015। तो ये बेसिकली है। आप यहाँ पे क्लिक करें, आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जिस तरह आपको पहले अगर ईयर चाहिए, फिर
आपको मंथ चाहिए फिर डेट चाहिए तो आप ओके करें तो ये पहले ईयर आ गया, फिर मंथ, फिर डेट, इस तरह का कुछ फाइल फॉर्मेट आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली डेट का है। इसके बाद टाइम में आ जाते हैं हम, ठीक है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड करता हूँ। इस सेल में मैं यहाँ पे आ गया और मैंने सेलेक्ट किया क्या, टाइम को। अब टाइम में देखें आप क्या मतलब किस तरह का फॉर्मेट आपको चाहिए टाइम में। इस तरह का फॉर्मेट चाहिए, इस तरह का फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये चाहिए और मैं इसको ओके करता हूँ। अब ये बेसिकली टाइम फॉर्मेट है। मैं यहाँ लिखता हूँ 10, ठीक है, और 00 हिट एंटर किया तो देखिए इसे ऑटोमेटिक क्या डिडक्ट किया, 10 AM। और PM कैसे होगा, अगर 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह जाएंगे ना तो ये PM की तरफ जाएगा। 22 बेसिकली 10 PM होता है, ठीक है। 22 अगर देखना 00 करता हूँ तो ये देखें 10 PM आ गया। तो ये इस तरह से क्या चीज़ है, टाइम फॉर्मेट है। इसके बाद नेक्स्ट टू इट अगर मैं यहाँ पे मोर में चला जाऊँ तो टाइम के बाद परसेंटेज आ जाता है, ठीक है। मैं किसी भी सेल को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इसके बाद मैं उसको परसेंटेज उसकी सिलेक्ट करता हूँ। जो फॉर्मेट है सेल का वो परसेंटेज, डेसिमल प्लेसेस आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई डेसिमल नहीं चाहिए, ओके कर दिया। मैं यहाँ लिखता हूँ 10 तो देखें परसेंटेज ऑटोमेटिक आ गई है। देखें यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक वैल्यू है 1000 और मुझे फाइंड आउट क्या करना है 1000 का 10% फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इक्वल करूँगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 10% की वैल्यू यहाँ पे देगा मुझे कि 1000 का जो 10% होता है वो 100 होता है। तो ये बेसिकली क्या है, परसेंटेज। अब नेक्स्ट टू इट परसेंटेज के बाद अगर आप जाएं तो यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाता है, साइंटिफिक टेक्स्ट स्पेशल इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एट लास्ट कस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एज ए सिविल इंजीनियर। मैं इसको डिलीट करता हूँ। और देखें कस्टम फाइल फॉर्मेट इस तरह से है कि जब हमने बार्बेनिक स्केजुअल एक्सेल शीट क्रिएट की थी तो वहाँ पे भी हमने फॉर्मेटिंग करना सीखी थी एक्सेल शीट में। जैसे कि 4 मिलीमीटर एक बार है, अगर आप फार्मूला का यूज़ करना चाहें तो जो है उसको आपने फॉर्मेटिंग के ज़रिए ही हाइड करना होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 mm की बार है, उसकी जो लेंथ है वो सम अराउंड 12 है, ठीक है। ये परसेंटेज मैं यहाँ पे आके इसको जनरली कर देता हूँ, ठीक है। 12 है, 4 mm की बार है, इसकी लेंथ कितनी है 12 mm है, ठीक है। तो अगर आप फार्मूला में चले जाएं तो इक्वल टू डाया स्क्वायर होता है ना, डाया स्क्वायर दिस मल्टीप्लाई बाई दिस डिवाइडेड बाई 162.162 फॉर द यूनिट वेट। मल्टीप्लाई अगर आप करें तो इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, क्लोज कर दें ब्रैकेट या कुछ भी इस तरह से, ठीक है। देखें ऐश वैल्यू आ गई है, ठीक है। ऐश वैल्यू क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर्स और टेक्स्ट का दोनों का यूज़ किया है। अब ऐसी सूरत हाल में हमने क्या करना होता है, हमने फॉर्मेटिंग करनी होती है। क्या करनी होती है, फॉर्मेटिंग करनी होती है। इसके लिए हम कस्टम फॉर्मेटिंग में जाते हैं। देखिए इस सेल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट सेल में जा सकते हैं, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, या फिर यहाँ नंबर पैनल में आके आप यहाँ पे क्लिक करें, फिर कस्टम में चले जाएं और जो भी कस्टम फाइल फॉर्मेट आपको चाहिए वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए 4 mm है, 4 बेसिकली नंबर्स हैं, तो आपने क्या करना है, नंबर्स को एज इट इज़ यहाँ पे नंबर्स आपने लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टू इट हमने टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट हमेशा याद रखिएगा कि डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है। तो डबल कोट्स जो है वो इंटर की जो की है इसके साथ जो बटन है वो डबल कोट्स का बटन है। आप वाइल प्रेसिंग द शिफ्ट की आपने उस बटन को प्रेस करना है, डबल कोट्स आ जाना है। अब मुझे चाहिए mm, लेट्स सपोज छोटा, फिर डबल कोट्स के साथ इसको क्लोज किया। टेक्स्ट को आपने डबल कोट्स के अंदर रखना है और ओके कर देना है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ क्या 4, देखें 4 mm साथ में आ गया। ऊपर फार्मूला बार में देखें ओनली 4 है। अब अगर मैं किसी फार्मूले का यूज़ करूँ इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, तो हैश वैल्यू नहीं आनी है, ठीक है, 16। तो ये बेसिकली है फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेटिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर आप एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी में काम कर रहे हैं और फ्लोर का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं थ्रू AutoCAD, तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास लेंथ है, ठीक, मैं यहाँ से लेंथ देन ब्रेड्थ और देन मेरे पास हाइट आ गई।
ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी आ गई, क्या चीज़, क्वांटिटी, मैंने लिखी क्वांटिटी। अब केस ये है कि मैं ऑटोकैड के थ्रू एरिया फाइंड आउट कर रहा हूँ फ्लोर का। मैंने इसको मर्ज किया, लेंथ एंड द ब्रेड्थ, मैंने ऑटोकैड में टोटल फाइंड आउट किया एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, टोटल एरिया लिखना है, जिस तरह के 20 मीटर स्क्वायर सपोज। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी है मैंने सेंड करनी है किसको, कंसल्टेंट को फॉर चेकिंग प्रोसेस। तो वहाँ पे उनको ये पता होना चाहिए कि ये एरिया है। ऑनली मैंने जब 20 लिखा तो ये कन्फ्यूजन है। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ a इज़ इक्वल टू 20, जिस तरह से a इज़ इक्वल टू 20, तो ये मुझे पता चल रहा है कि ये एरिया इज़ इक्वल टू 20 है, ठीक है। और नंबर्स हैं यहाँ पे दो फ्लोर एक जैसे ये एक एग्जांपल है। तो मैं अगर क्वांटिटी फाइंड आउट करूँ यहाँ से, इक्वल टू नंबर्स मल्टीप्लाई बाई एरिया, तो देखिए हैश वैल्यू आ गई। क्यों, क्योंकि टेक्स्ट और नंबर्स दोनों इकट्ठे हो गए। अब इस सूरत में हमने क्या करना होता है, फॉर्मेटिंग करनी होती है। क्या करना होता है, फॉर्मेटिंग करनी होती है। इसको मैं करता हूँ डिलीट, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गया और कस्टम फॉर्मेट गया। अब मुझे पहले टेक्स्ट चाहिए तो डबल कोट्स टेक्स्ट में क्या, a इज इक्वल टू चाहिए, a इज इक्वल टू डबल कोट्स के साथ मैंने इसको कर दिया क्लोज। अब मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट, नंबर्स डॉट एंड प्रेस ओके कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20, तो आप देखेंगे a इज इक्वल टू 20 आ गया और यहाँ पे 40 आ गया। देखें फार्मूला अप्लाई हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमने कस्टम फॉर्मेटिंग की है यहाँ पे 20.50। तो आप देखें 20.5 और यहाँ पे टोटल वैल्यू आ गई, क्वांटिटी आ गई। तो इस तरह से आप कस्टम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये जो नंबर्स पैनल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और होपफुली आपको ये जो डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पे इनकी समझ आ गई होगी, जो डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पे। और इम्पॉर्टेंट ये वाला है कि जब आप कस्टम फॉर्मेटिंग करते हैं स्पेशली इन BBS शीट, तो वहाँ पे इस चीज़ की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ये सही से समझना चाहिए। तो चलिए एक्सेल को मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे, और नेक्स्ट टू नंबर वी हैव स्टाइल पैनल। और स्टाइल पैनल में सबसे पहले आप देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग एज आई सेड अर्लियर के कोई कंडीशन देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास एक कंप्लीट शीट है, बहुत सारे वहाँ पे डाटा पड़ा है और वहाँ पे आप कोई कंडीशन लगा के कुछ चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट को इंटर करता हूँ, ठीक है 20, और यहाँ पे इंटर करता हूँ 40 को। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके एक मतलब यहाँ पे स्पेस बना रहा हूँ और इस एंड पे मैं लिखता हूँ 60 और यहाँ पे लिखता हूँ 100 और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ टिल दिस पोजीशन, ठीक है। फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया और ये हमारे पास एक रेंज है। लेट्स सपोज ये एक हमारे पास रेंज है और यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने लगे। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है आपने उस रेंज को सिलेक्ट करना है, फिर आपने आ जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखें हाईलाइट सेल रूल्स, इफ़ वी हैव द कंडीशन एज ग्रेटर देन, द लेस देन, द बिटवीन, इक्वल टू। तो ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शन हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखें हाईलाइट सेल रूल्स और पहली कंडीशन ग्रेटर देन की है, ओके किया। तो आपने क्या करना है कि फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन, यहाँ पे हम बेसिकली कंडीशन दे रहे हैं कि फॉर्मेट करें उन सेल्स को जिनमें कि वैल्यू ग्रेटर देन है। कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1000 से ग्रेटर देन है, 1000 से ग्रेटर देन है, उनको आपने फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट क्या करना है, यहाँ पे दिए गए कुछ ऑप्शंस, लाइट रेड, फिल विद द डार्क रेड टेक्स्ट, ठीक है। और ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस हैं और एक ऑप्शन यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट का, ओके कर दिया। और यहाँ पे आप फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बॉर्डर में जाके यहाँ से बॉर्डर आप उसमें दे सकते हैं, जिस तरह से मैं इसको आउटलाइन दे देता हूँ इस तरह की। फिल कलर में जाके मैं रेड कलर देके ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो चुकी है। तो ये बेसिकली एक कंडीशन है जिस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्विच, अगर आपने फॉर्मेटिंग को क्लियर करना हो तो आपने सिलेक्ट करना है, क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, क्लियर एंड क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट आप करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग कैंसिल हो जानी है यहाँ से। अब देखें यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे है एक ऑप्शन न्यू रूल का। आपने ये सिलेक्ट किया एंटायर
न्यू रूल में चलेगी। ये भी आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन का, लेस देन में भी जा सकते हैं डिफरेंट। यहाँ पे न्यू रूल का ऑप्शन है, क्लिक किया यहाँ पे, और न्यू रूल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है फॉर्मेट ऑनली सेल दैट कंटेन। आप यहाँ पे आ जाएं और दैट कंटेन आपने सेल की वैल्यू यहाँ पे आप स्पेसिफिक टेक्स्ट को दे सकते हैं। दैट कंटेन लेट्स सपोज द वैल्यू बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, कुछ भी आप मतलब बिटवीन, अगर मैं जो सेल वैल्यू इन बिटवीन है, दो मैं कंडीशंस दे सकता हूँ। यहाँ पे आपने फॉर्मेट करना है इन बिटवीन 1300 टू 2500, इनके दरमियान जो रेंज है, इन सेल्स को आपने जो वैल्यू इनके दरमियान है, इन सेल्स को आपने फॉर्मेट करना है। अब फॉर्मेट में जाके आपने कोई सा भी फॉर्मेट, बॉर्डर मुझे ये वाला देना है यहाँ पे, और इसके बाद फिल कलर मुझे इनका येलो वाला चाहिए या कुछ भी येलो वाला चाहिए। प्रेस ओके कर दिया, ओके अगेन कर दिया, तो ये देखें इनके दरमियान वाली जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेट हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैं इसको अगेन क्लियर करता हूँ यहाँ से, और क्लियर रूल। अब देखिए एक और चीज़, अगर आप एरर को आइडेंटिफाई करना चाहें, आप अपनी शीट से, लेट्स सपोज आपके पास एक कंप्लीट डाटा है और वहाँ से एरर को आइडेंटिफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे मैं एक फार्मूला लेता हूँ, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई दिस। तो हैश वैल्यू तो आनी है क्योंकि टेक्स्ट और नंबर्स आ गए यहाँ पे मैं आ गया इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई दिस। अब यहाँ पे आ गया इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई दिस। तो यहाँ पे कुछ हैश वैल्यू आ गई हैं, ठीक है। एक कंप्लीट इंटायर शीट है जिसमें कि इस तरह से वैल्यू को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आपने वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करना है। किस तरह से, आपने जो शीट है उसकी जो रेंज है वहाँ उसको सेलेक्ट करना है जहाँ से आप एरर को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रोल में चले जाना है और फॉर्मेट सेल दैट कंटेन, और यहाँ से आपने एरर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब उनको जो भी फॉर्मेटिंग आपने देनी है, लेट्स सपोज आपने हाईलाइट करना है कि ये रेड होने चाहिए, ओके करके ओके कर देना। तो ये देखें जहाँ पे भी एरर है इसने हाईलाइट किया उसको, ये एरर है, ये एरर है और ये एरर है। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टू इट, बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर आप एज ए प्लानर काम कर रहे हैं, तो मैं एक यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह से हमारे पास एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी नेम है, ठीक है, और मैं यहाँ पे उसके स्टेटस को आइडेंटिफाई, एक्टिविटी स्टेटस, ठीक है। एक्टिविटी नेम में हो सकता है एक्टिविटी ए, उसके बाद एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी, इस तरह की कंडीशंस हैं हमारे पास। इतनी एक्टिविटीज़ हैं। एक जो एक्टिविटी है वो इन प्रोग्रेस है, एक जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट एक्टिविटी है, कंप्लीट, और एक जो एक्टिविटी है वो नॉट स्टार्टेड है, स्टार्टेड, और एक जो एक्टिविटी है वो अगेन इन प्रोग्रेस है। कुछ भी हो सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल, इन प्रोग्रेस है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनका जो स्टेटस है उनको अलग जैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। इन प्रोग्रेस के लिए डिफरेंट फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, कंप्लीट के लिए डिफरेंट होनी चाहिए, और नॉट स्टार्टेड के लिए डिफरेंट होनी चाहिए, और इन प्रोग्रेस अगेन वो सेम ही है। तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास जो रेंज है इसको आपने सेलेक्ट करना है जहाँ पे भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना चाहें। क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन और आपने यहाँ पे आ जाना है मैनेज रूल में। यहाँ पे आके आप डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स यहाँ पे एक ही टाइम में ऐड अप कर सकते हैं। आपने न्यू रूल में आना है, आपने जाना है फॉर्मेट सेल दैट कंटेन एंड दैट कंटेन स्पेसिफिक टेक्स्ट, और पहला टेक्स्ट जो है आपने क्या करना है, इन प्रोग्रेस का लिखना है, इन प्रोग्रेस, ठीक है, इन प्रोग्रेस, ठीक है। और फॉर्मेट मैंने दिया कि जो इन प्रोग्रेस एक्टिविटीज़ हैं वो हैं बेसिकली येलो कलर में होंगी, ठीक है, एंड मैंने ओके कर दिया। अब अगेन मैं क्या करूँगा,
कि मैं एक और रूल क्रिएट करूँगा और इसको आ गया स्पेसिफिक दैट कंटेनिंग कंप्लीट PLET। टेक्स्ट जो है वो सेम होने चाहिए, फॉर्मेट में आ गया मैं फिर से, और जो कंप्लीट है उनको मैं ग्रीन शो करूँगा। ठीक है, इस तरह से ओके कर दिया। अब इसके साथ ये रेड कहाँ से आया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब न्यू रूल आ गया, नॉट स्टार्टेड जो है फॉर्मेट सेल दैट कंटेन, यहाँ से आ गए आप और आपने लिखा नॉट स्टार्टेड। नॉट स्टार्टेड को आप गए कहाँ पे, फॉर्मेट सेल में, और नॉट स्टार्टेड के लिए मैं ये वाला कलर यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी हो सकता है। ओके कर दिया। तो ये 3 आपने कर दिए, एक इन प्रोग्रेस के लिए, कंप्लीट के लिए, और एक नॉट स्टार्टेड के लिए। अप्लाई करके आप ओके कर दें तो ये देखें यहाँ पे इन प्रोग्रेस के लिए येलो कलर का यूज़ हो रहा है, कंप्लीट के लिए ग्रीन कलर, और नॉट स्टार्टेड के लिए ये वाला कलर यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ कंप्लीट, तो आप देखेंगे कि कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं एक्टिविटीज़ को थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं इन तमाम जो ऑप्शन है इनके साथ। मैंने बेसिकली आपको वे दे दिया कि किस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो एक्सेल मैंने ओपन कर दी है, और इसके बाद सबसे पहले हम फिल सीरीज़ के ऑप्शन को देख लेते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर हम फार्मूलाज़ की तरफ मूव करेंगे, जैसे सम का फार्मूला है, सब्ट्रैक्ट है, प्रोडक्ट है। बड़ी बेसिक से हमने स्टार्ट करना है, फिर हमने मूव करना है नेक्स्ट जो कम्प्लेक्स काइंड ऑफ फार्मूलाज लाइक कंडीशनल फार्मूलाज हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फिल सीरीज़ के ऑप्शन को देख लेते हैं। इसके लिए लेट्स सपोज हमारे पास से यहाँ पे एक नंबर है, इट कुड बी एनी नंबर 10, और यहाँ से क्या है कि मैं एक जो हमारी सिलेक्टेड रेंज है इसमें मैं फिल करना चाह रहा हूँ कुछ नंबर्स विद स्टेप वैल्यू। ठीक है ना, स्टेप वैल्यू जिस तरह से कि मैंने एक रेंज को सिलेक्ट किया यहाँ से टिल दिस पोजीशन, और यहाँ पे मैं फिल करना चाह रहा हूँ नंबर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 विद स्टेप वैल्यू ऑफ 10। तो इंस्टेड के मैं यहाँ पे इन तमाम नंबर्स को लिखूँ, मैं फिल सीरीज़ के ऑप्शन में जा सकता हूँ और फिल सीरीज़ के थ्रू इसको यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। किस तरह से, मैंने एक रेंज को सिलेक्ट किया, इसके बाद मैं होम टैब के अंदर एडिटिंग पैनल में आ गया, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन है फिल का। अब फिल में साथ में एक ड्रॉप डाउन है, क्लिक करें यहाँ पे, और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन हैं आपके पास। एक ऑप्शन जो है वो सीरीज़ का है, क्लिक करें यहाँ पे, मेक श्योर कि रोज़ आपने सिलेक्ट की क्योंकि ये रोज़ है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पे वो ये है कि आपने स्टेप वैल्यू को देना है। ठीक है ना, स्टेप वैल्यू आपकी क्या है, देखिए स्टेप वैल्यू जिस तरह पहला नंबर अगर 10 है तो नेक्स्ट जो मुझे चाहिए वो 20 है, स्टेप वैल्यू एक ही जैसी होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो वैल्यू चाहिए वो 30 है, 40 है, मीन्स की जो स्टेप वैल्यू है वो 10 है। ठीक है ना, 10 + 10 विल मेक व्हाट 20, 20 + 10 विल मेक व्हाट 30, 30 + 10 विल मेक व्हाट 40। तो इस तरह से हमने अगर यहाँ पे सीरीज़ में फिल करना है इन नंबर्स को, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट की वैल्यू देनी है। चले मैं टेक्स्ट की वैल्यू 10 देता हूँ, इट कुड बी एनी वैल्यू, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, डोंट वरी। और इसके बाद स्टॉप वैल्यू भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कहाँ पे आपने इसको रोकना है। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने जाके 80 पे इसको रोकना है, तो जो स्टेप वैल्यू थी यहाँ से वो 10 है, और स्टॉप वैल्यू जो है 80 पे जाके ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मैंने क्या करना है, ओके करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये स्टार्ट हुई है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, फिर 80। सिलेक्ट हमने यहाँ तक किया था, लेकिन हमने जो स्टॉप वैल्यू दी है वो 80 थी, तो इसने यहाँ तक ही इसको फिल किया। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बॉर्बनिंग स्केजुअल में जब हम ट्रायंगुलर टाइप ऑफ स्लैब कर रहे होंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ बार्स फाइंड आउट करने के लिए और लेंथ ऑफ बार्स फाइंड आउट करने के लिए स्पेशली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने ट्रायंगुलर स्लैब की तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से सीरीज फिल के थ्रू इन तमाम चीज़ों को करते हैं। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस ओवर हियर। चलें एक और ऑप्शन देख लेते हैं सीरीज फिल में। हमने करना कुछ यूँ है कि मैं यहाँ पे एक वैल्यू देता हूँ दैट इज़ 5, ओके, और मैं यहाँ से रेंज को सिलेक्ट करता हूँ कि टिल दिस पोजीशन मैंने
फिल करना है इसको। मैंने कोई स्टॉप वैल्यू यहाँ पे नहीं देनी, मेरी जो रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक फिल होना चाहिए बस। इसके लिए अगेन मैं फिल में जाऊँगा, सीरीज़, और यहाँ पे आपने क्या करना है, ऑनली स्टेप वैल्यू देनी है, स्टॉप वैल्यू आपने नहीं देनी, ठीक है, ताकि ये सिलेक्टेड रेंज में ही फिल करे। तो स्टेप वैल्यू जो है वो मैं 5 ही दे रहा हूँ और प्रेस ओके करूँगा तो देखेंगे आप कि इसने सिलेक्टेड रेंज में ही फिल किया है। स्टॉप वैल्यू कोई नहीं थी तो यहाँ पे आके इसने स्टॉप की है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है। तो ये थी हमारे पास स्टेप वैल्यू। तो इस तरह से सीरीज़ फिल का ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट वन है, तो आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मूलाज़ को। और सबसे पहला जो फार्मूला है वेरी बेसिक्स से हमने स्टार्ट करना है, एज आई सेड अर्लियर। तो हमने सम से स्टार्ट करना है कि प्लस किस तरह से होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 2 नंबर से लेते हैं, डिफरेंट वेज हैं बेसिकली, 10 और 20 जैसे, और यहाँ पे मुझे इनका सम चाहिए, ठीक है। इस सेल में मुझे सम चाहिए, ये 2 वैल्यूज़ हैं और यहाँ इस सेल में मुझे सम चाहिए। फार्मूलाज के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने इक्वल से इसको स्टार्ट करना है, इक्वल इंपॉर्टेंट है फार्मूला के लिए, ठीक है। तो आपने इक्वल से स्टार्ट किया और फिर पहला जो ऑप्शन है आप ये कर सकते हैं कि पहली वैल्यू को सिलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड से प्लस जो है उसको प्रेस करें और फिर वापस आपने दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट करना है, तो आप ये जो वैल्यू है सम जो है वो आ जाना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारे पास एक और, दैट इज़ इक्वल टू। आपने सिंपली सम का जो फार्मूला है इसको ऐड अप करना है, इक्वल टू SUM, आपने ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और उसके बाद आपने करना कुछ यूँ है कि आपने यहाँ पे पहला नंबर कामा, दूसरा नंबर कामा, तीसरा नंबर, ठीक है, इन तीनों को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, हिट एंटर कर दिया। तो देखें यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई है। एक और ऑप्शन है इक्वल टू सम, स्टार्ट द ब्रैकेट। अब आप रेंज को चूज़ कर सकते हैं इस तरह से। पहले तो हमने इंडिविजुअली एक नंबर को सिलेक्ट किया, फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। अब मैंने पूरी रेंज सिलेक्ट की है, राइट फ्रॉम दिस पोजीशन टिल दिस पोजीशन, और मैंने क्या किया, ब्रैकेट को क्लोज करके ओके कर दिया, तो इसका सम यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेज हैं सम करने के। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है, दैट इज़ ऑटो सम। आपने करना कुछ यूँ है कि जिस सेल में आपको वैल्यू चाहिए आपने वो सिलेक्ट करना है, कोई इक्वल वगैरह प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जाना है यहाँ से फार्मूलाज में और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सम का ऑप्शन है, ठीक है। आप क्लिक करें यहाँ पे और इसके बाद आप इसको रेंज दे दें कि कहाँ तक आपको वैल्यू चाहिए। तो मैंने इसको यहाँ से ड्रैग किया लेफ़्ट माउस बटन से, देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, और हिट एंटर कर दिया, तो ये टोटल वैल्यू आ गई। तो ये कुछ ऑप्शन है बेसिकली, जब आपने सम करना हो तो इनका यूज़ आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टू इट हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट को देखना है, यानी माइनस को देखना है। 2 वैल्यूज़ फिर से लेते हैं और यहाँ पे मुझे जो है वो आंसर चाहिए। तो इक्वल टू, पहली वैल्यू को सिलेक्ट किया, माइनस आपने प्रेस करना है कीबोर्ड से, दैट इज़ वेरी सिंपल, और फिर आपने दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट किया, हिट एंटर कर दिया, तो आपके पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसके बाद वी हैव वन अनदर फार्मूला फॉर दिस वन एंड दैट इज़ व्हाट, IMSUB। व्हाट, IMSUB। आपने क्या करना है कि ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, पहली वैल्यू को सिलेक्ट किया, कामा, दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट किया और आपने क्लोज कर दिया है और हिट एंटर करें तो आपके पास वैल्यू आ जानी है। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टू इट वी हैव डिवाइड ओवर हियर। तो यहाँ पे भी 2 मेथड हैं, इक्वल टू, आपने पहली वैल्यू को सिलेक्ट किया और फॉरवर्ड स्लैश अपने कीबोर्ड से आपने प्रेस करनी है, फिर दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट किया, दिस डिवाइडेड बाय दिस, हिट एंटर कर दिया, तो आपके पास वैल्यू आ जानी है। या फिर आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू IMDIV, स्टार्ट द ब्रैकेट एंड देन सेलेक्ट द फर्स्ट सेल एंड देन द सेकंड वन, जहाँ पे आप डिवीजन या डिवाइड कर रहे हैं, हिट एंटर कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जानी है। अब नेक्स्ट टू इट हमें मल्टीप्लाई अगर करनी है 2 वैल्यूज़ को, तो तब इक्वल टू, पहली वैल्यू को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई आपने प्रेस करना है या स्टार जिसको कहते हैं कीबोर्ड से, फिर आपने दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट करना है, हिट एंटर कर दिया, तो ये देखें वैल्यू आ गई है हमारे पास। फिर एक और ऑप्शन है हमारे पास, इक्वल टू IMPRO प्रोडक्ट, IM प्रोडक्ट,
ठीक है ना। डबल क्लिक करें इस पर और आपने पहली वैल्यू को सिलेक्ट किया, कामा, डिफरेंट रेंज में आप वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉट एन इशू। दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, हिट एंटर कर दें तो ये देखें आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूलाज थे जो कि वेरी बेसिक्स आई नाउ, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो दीज फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिस पर्पज एज वेल। आपने प्रैक्टिस करनी है इन पे। सबसे पहले आपने सीरीज फिल पे प्रैक्टिस करनी है, फिर आपने सम पे प्रैक्टिस करनी है, सेपरेट पे प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने डिवाइड पे प्रैक्टिस करनी है और एट लास्ट आपने प्रोडक्ट पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके तो एक्सेल मैंने ओपन कर दिया और आप देख सकते हैं ये 3 फार्मूलाज हैं जिनको हमने डिस्कस करना है यहाँ पे। पहला जो है वो है काउंट ब्लैंक, देन काउंट इफ एंड सम इफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ डाटा जो है वो इंटर किया है। ये एक छोटी सी रेंज है, अगर आपके केस में एक इंटायर शीट है जिस पे आप वर्किंग कर रहे हैं, और डेफिनेटली वाइल डूइंग द वर्किंग हम कोई सेल्स मिस भी कर सकते हैं। तो जो पहला फार्मूला है वो है काउंट ब्लैंक। अगर आप किसी सिलेक्टेड रेंज में ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास कितने ब्लैंक सेल्स हैं, तो आप इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ये तो एक छोटी सी रेंज है ना। जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपके पास जो रेंज है, जो शीट है वो बहुत बड़ी है, और वहाँ पे आप ये काउंट करना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई ब्लैंक सेल तो नहीं रह गया, तो आप इस फार्मूले का यूज़ करके आप ये चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पहला फार्मूला है काउंट ब्लैंक, इक्वल टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग एनी फार्मूला। सो काउंट आपने करना कुछ यूँ है कि काउंट ब्लैंक, ठीक है, ये फार्मूला है। इसको टाइप करके आपने ब्रैकेट को स्टार्ट कर देना है, और स्टार्ट करने के बाद ये देखें यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं कि सिलेक्ट ए रेंज। आपने रेंज को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप ये काउंट करना चाह रहे हैं। तो लेट्स सपोज ये एक रेंज है जहाँ पे मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कितने ब्लैंक सेल्स हैं। फिर आपने ब्रैकेट को क्लोज करके हिट इंटर कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास 32 सेल्स हैं जो कि ब्लैंक्स हैं इस पर्टिकुलर रेंज में। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आप ब्लैंक सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टू इट वी हैव काउंट इफ़। अब देखें, काउंट का मतलब तो है कि आप काउंट करेंगे कोई चीज़, इफ़ का मतलब है कि यहाँ पे आप कंडीशन के साथ काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ कंडीशनल को जाहिर कर रहा है कि आप कंडीशन के साथ कोई भी चीज़ काउंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। काउंट इफ़, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वो नंबर्स काउंट करना चाह रहा हूँ जिनकी वैल्यू लेस देन 60 है। मुझे ओनली वो नंबर्स चाहिए जिनकी वैल्यू लेस देन 60 है। तो यहाँ पे ये कंडीशन हुई कि काउंट इफ़ देन स्टार्ट द ब्रैकेट। अब देखें, दो चीज़ें हैं, एक तो आपने रेंज देनी है, दूसरा आपने क्राइटेरिया देना है। अब पहले तो ये होगी रेंज, ठीक है। अब रेंज के बाद रेंज हमने सेलेक्ट की। अब नेक्स्ट जो कंडीशन ये है कि हमने वो नंबर्स काउंट करने हैं जिनकी वैल्यूज़ क्या हैं, लेस देन 60 है। तो मैं क्या करूँगा, क्राइटेरिया के लिए कामा, ठीक है, और डबल कोट से मैंने स्टार्ट करना है, लेस देन फिर मैंने यहाँ पे प्रेस करना है एंड देन 60। डबल कोट से इसको मैंने किया क्लोज एंड अगेन ब्रैकेट से क्लोज कर दिया और हिट एंटर कर दूंगा। देखें यहाँ पे कंडीशन क्या दी मैंने, काउंट इफ़, ठीक है। ये एक सिलेक्ट की रेंज, कहाँ से आपने काउंट करना है, देन द नंबर्स ओनली दैट आर लेस देन 60, वो नंबर आपने काउंट करने हैं जो कि लेस देन 60। यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स हैं। हिट एंटर किया तो यहाँ पे 20 ऐसे नंबर हैं जो कि लेस देन 60 हैं। ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है, ये है, ये है, ये है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने ये तमाम नंबर्स काउंट किए हैं दैट आर लेस देन 60। आप एक और कंडीशन दे सकते हैं, इक्वल टू काउंट इफ़ एंड स्टार्ट द ब्रैकेट, चूज अ रेंज, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, कामा किया, ठीक है, काउंट इफ़। अब क्राइटेरिया जो है रेंज वो मैंने सेलेक्ट की है। इसके बाद मैं क्राइटेरिया ये देना चाह रहा हूँ दैट आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 60 या 24, इट कुड बी एनी वैल्यू। अब मैं वो नंबर भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, जिस तरह के 24 इक्वल टू 24 हैं उनको भी आपने काउंट करना है, और लेस देन 24 है उनको भी आपने काउंट करना है। आपने करना कुछ है, लेस देन आर इक्वल टू 24,
देखें डबल कोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो मैं यहाँ पे डबल कोट को इंटर करता हूँ और एट द एंड एज वेल, और ब्रैकेट से क्लोज करके हिट एंटर कर दूंगा। तो 18 ऐसे नंबर हैं दैट आर इक्वल टू 24 आर लेस देन 24, ठीक है। तो ये यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने इस फार्मूले का यूज़ करना है। अब नेक्स्ट टू इट हमारे पास आ जाता है सम इफ। अगेन फिर कंडीशन आ गई। सम का मतलब है कि किसी चीज़ को सम करना इफ़ कंडीशन के साथ। सो इक्वल टू सम इफ स्टार्ट द ब्रैकेट। अब आपने इसको जो है ना वो देखना है। सबसे पहले तो हमने रेंज को सिलेक्ट करना है। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद कामा दिया। इसके बाद आपने क्या करना है कि क्राइटेरिया देना है। यहाँ पे सम इफ हमने डबल कोट्स के जरिए इफ द नंबर्स आर लेस देन 24, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि आपने वो नंबर ऐड अप करने हैं दैट आर लेस देन 24। लेट्स सपोज लेस देन 3, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू हो सकती है लेस देन 3 एंड क्लोज कर दिया डबल कोट्स के साथ, हिट एंटर कर दिया। तो ये टोटल 5, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 एंड 2, यही है ना लेस देन। 2 + 2 + 1 विल मेक व्हाट, टोटल ऑफ 5, ठीक है। तो इस तरह से ये सम इफ भी बेसिकली वर्क करते हैं। इक्वल टू सम इफ स्टार्ट द ब्रैकेट, चूज द रेंज फ्रॉम हियर। इस तरह से रेंज चूज की और कामा, एंड देन वी नीड टू गिव हियर द क्राइटेरिया ग्रेटर देन, सॉरी डबल कोट्स के जरिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 24, ठीक है। हिट एंटर कर दिया तो ये क्या करेगा, वही एड अप करेगा दैट आर इक्वल टू 24 आर ग्रेटर देन 24। तो ये आपके पास सम की वैल्यू आ गई। तो ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह काउंट, ब्लैंक काउंट, इफ और सम स्पेशली। और होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि इन फार्मूलाज का हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो एक्सेल मैंने ओपन कर दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला है बेसिकली इफ़, और डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं फार्मूले में। आप कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। मैं बड़ी बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पे। और जिस तरह हमने बारबेरिंग स्केजुअल एक्सेल शीट में देखा था, अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं, तो इफ फार्मूले के थ्रू हमने जो बार्स हैं उनकी लेंथ को एक जगह पे ऐड अप किया था। तो बेस्ड ऑन कि आपको अगर फाउंडेशन बेसिक्स का पता है तो देन आप इस फार्मूले को कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, नॉट एन इशू। लेकिन बेस का पता होना लाजमी है। स्टार्ट यहाँ से करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे डिफरेंट जो है हमारे पास नेम है, ठीक है, स्टूडेंट के नेम, और उसके बाद उनके नंबर्स हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टेटस शो करना चाह रहा हूँ, आया वो फेल हैं, पास हैं। यहाँ पे डाटा बहुत कम है, टोटल 1 2 3 4 नंबर्स हैं। आपके केस में डाटा 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। इन दैट पर्टिकुलर केस यहाँ पे स्टेटस शो करना 1 by 1 पास फेल इज़ वेरी हार्ड। सो इंस्टेड कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इफ फार्मूला, कंडीशनल फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। अब देखें कि सबसे पहले ये स्टूडेंट है एक, इसके नंबर ये हैं, इसके नंबर ये हैं, इसके नंबर ये हैं, इसके नंबर ये हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट जिसके नंबर्स 33 से ज़्यादा है वो पास है, 33 या 33 से ज़्यादा है तो वो पास है। और अगर किसी भी स्टूडेंट के नंबर 33 से कम हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज फेल। तो इंस्टेड कि मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं इफ़ फार्मूले का यूज़ कर सकता हूँ। इफ़ स्टार्ट द ब्रैकेट एंड नाउ लॉजिकल टेस्ट, वी नीड टू गिव हियर द लॉजिकल टेस्ट। सो इफ़ दिस सेल, ये जो सेल है, इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33 देन वी विल कंसिडर द स्टूडेंट हैज़ पास, ठीक है। तो कैसे, इफ़ दिस सेल, मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, हमने क्या करना है 33, ठीक है, ग्रेटर देन है या इक्वल टू 33 है, देन हमने सिंपली यहाँ पे लिखना है पास, ठीक है, ये अगर ये कंडीशन। अदरवाइज आपने सिंपली क्या करना है, डबल कोट्स के ज़रिए यहाँ पे क्या करना है, फेल लिखना है, ठीक है। अब देखिए मैंने कंडीशन दे दी है। अगर ये जो सेल है
ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33 है, 33 के इक्वल है या इससे बड़ा है, तो देन आपने क्या करना है, इसको कंसिडर करना है पास। अदरवाइज अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है फेल। हिट एंटर कर दिया तो देखें यहाँ पे ये स्टूडेंट फेल है। दैट्स वाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर 25 है और जो क्राइटेरिया है वो 33 के। मैं यहाँ पे करता हूँ 33, देखना ये पास। अब मैं करता हूँ 32.99, तो आप देखेंगे ये फेल ही कंसिडर्ड होगा। इससे एक पॉइंट भी नीचे है तो ये फेल है। तो ये हो गया 25। अगर इसको मैं 29 करता हूँ तो देख, इसी फार्मूले को क्या करना है, मैंने ड्रैग करना है नीचे को इस तरह से। अब ये सब में फिलअप हो गया है। आप नंबर्स को ऊपर नीचे करके देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है, कि ये फार्मूला वर्क कर रहा है। तो इस तरह से बेसिकली हम इफ फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, और ये है प्लानिंग के रिलेटेड। लेट्स सपोज आप प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और वहाँ पे डिफरेंटली चीज़ों का हम ट्रैक कर रहे होते हैं। जिस तरह हमारे पास कोई एक्टिविटी नेम है, ठीक है, और उसका परसेंटेज कंप्लीट है हमारे पास, परसेंटेज कंप्लीट, एंड एट द एंड हमारे पास आ जाएगा स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जिस तरह की एक्सकवेशन है, हमारे पास पीसीसी है, आरसीसी है, प्लास्टर वर्क है, प्लास्टर पेंट वर्क है, ठीक है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप रियल में प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि एक प्रोजेक्ट में 100, 200, 300, 500 बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड इन दैट पर्टिकुलर केस 1 by 1 आप परसेंटेज कंप्लीट लिखें कि इस एक्टिविटी की इतनी परसेंटेज, या फिर आपने स्टेटस लिखना है वेदर इट इज़ कंप्लीट एक्टिविटी, इन प्रोग्रेस एक्टिविटी क्या है। तो दिस इज़ वेरी हार्ड प्रोसेस। स्टेटस जो है वो हम थ्रू कंडीशनल फार्मूला हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिस तरह से एक्सकवेशन है, तो ये यहाँ पे मैंने क्या करना है, पहले ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाता हूँ, और इसके बाद मैंने इसको करना है परसेंटेज में विद 0 डेसिमल, प्रेस ओके कर दें। तो लेट्स सपोज एक्सकवेशन 100% कंप्लीट है, पीसीसी 100%, और ये 50%, ये 35% और ये 25%, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारे पास परसेंटेज कंप्लीट है डिफरेंट एक्टिविटीज़ की। अब मैंने यहाँ पे स्टेटस शो करना है क्या, कि जो 100% है वो कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ हैं, और जो 50% मीन लेस देन 100% है उनको मैंने शो करना है इन प्रोग्रेस एक्टिविटीज़, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इफ फार्मूला से। इफ़ दिस सेल, ये जो सेल है, इज़ इक्वल टू 100%, ठीक है ना। इस तरह से आपने ऐड अप करना है। इफ़ दिस सेल इज़ इक्वल टू 100%, देन आपने क्या करना है, क्या शो करना है, यहाँ पे शो करना है कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक है, और डबल कोट्स में इसको बंद कर देना है। इसके बाद एक और कंडीशन देने लगा हूं, इफ दिस सेल, ये जो सेल है, इज लेस देन 100%, ठीक है, देन आपने क्या करना है, देन आपने इन प्रोग्रेस शो करना है। सो लेस देन का सिंबल जो है वो ये है। इफ दिस सेल इज लेस देन क्या चीज़ है, 100%, देन कामा डाल के आपने क्या करना है, यहाँ पे शो करना है इन डबल कोट्स के ज़रिए, इन प्रोग्रेस, डबल कोट्स, और 2 दफ़ा ब्रैकेट को आपने क्लोज करना है, ठीक है। क्योंकि इफ़ का जो यूज़ है आपने 2 दफ़ा किया, जितनी भी दफ़ा आपने इफ़ का यूज़ करना है इतनी ही दफ़ा आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो ये 2 दफ़ा यूज़ हुआ, 2 दफ़ा और हिट एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है कंप्लीटेड, बिकॉज ये 100% है। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ टिल दिस पोजीशन, आप देखेंगे कि ये एक्टिविटी भी कंप्लीटेड है, ये एक्टिविटी इन प्रोग्रेस है, ये एक्टिविटी इन प्रोग्रेस है, और ये एक्टिविटी इन प्रोग्रेस है। अब मैं इसको 100 करता हूँ तो देखिए ये कंप्लीटेड है। तो इस तरह से आप डिफरेंट वेज में इफ फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली आप जाके BBS एक्सेल शीट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हमने फार्मूलाज को यूज़ किया था। अब जबकि आपको बेस का पता चल गया है, अब किसी भी कंडीशन में आप इफ फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं।
ओके, तो एक्सेल मैंने ओपन कर दिया है और ये दो फार्मूलाज हैं जिनको हमने आज डिस्कस करना है। पहला है नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। अब जो पहला फार्मूला है नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, ये किस लिए यूज़ होते हैं? बेसिकली कोई दो डेट्स हैं, अगर उनके दरमियान में अगर आप वर्किंग डेज डिफाइन करना चाह रहे हैं, वर्किंग डेज का पता चलाना चाह रहे हैं, तो इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं आप। स्पेशली अगर आप प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो ये फार्मूला आपके काम का फार्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, जिसके थ्रू आप टोटल जो वर्किंग डेज हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटी सी यहाँ पे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास है एक्टिविटी नेम, ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, फिनिश ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे हॉलीडेज़ को मेंशन करना है, ठीक है। हॉलीडेज़ स्पान में कुछ भी हो सकती हैं, और एट द एंड हमने थ्रू दिस फार्मूला टोटल वर्किंग डेज का पता चलाना है, ठीक है। तो ये देखिए एक्टिविटी नेम, स्टार्ट, फिनिश, हॉलीडेज और टोटल वर्किंग डेज। सो एक्टिविटी लेट्स सपोज हमारे पास है प्लास्टर वर्क, ठीक है, और ये जो एक्टिविटी है ये स्टार्ट हो रही है 01/06/2022 से, ठीक है। इट कुड बी एनी डेट, ये स्टार्ट डेट है इस एक्टिविटी की, और जो फिनिश डेट है वो है 28/06/2022, ये फिनिश डेट है। अब हमने हॉलीडेज़ भी यहाँ पे मेंशन करनी है। तो इस पान में कुछ हॉलीडेज़ भी हैं, जिस तरह से 14/06/2022 is one of them, and the next to it we have one another 22/06/2022, ठीक है। तो ये दो हॉलीडेज़ हैं। देखें जो हॉलीडेज़ हैं, जिस तरह संडे फ्राइडे, ये जो हॉलीडेज़ हैं ये तो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे फार्मूला के दौरान। ये एक्स्ट्रा जो हॉलीडेज़ हैं इस पान में, उनको हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। ये जस्ट एन एग्जांपल है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हमने, एक्टिविटी नेम, स्टार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, फिनिश ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, उसके बाद हॉलीडेज़ हमने डिफ़ाइन की। अब हमने क्या करना है, टोटल वर्किंग डेज़ यहाँ पे पता चलाने कि इस पेन में हमारे पास टोटल वर्किंग डेज़ कितने हैं, ठीक है। तो मैं गया इक्वल टू, और मैं इस फार्मूले का यूज़ करने लगा हूँ, नेटवर्क डेज इंटर। ये देखें ये वाला फार्मूला, डबल क्लिक करें। उसके बाद अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको देखना है कि क्या क्या डिमांड कर रहा है। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करें, ये हमारे पास स्टार्ट डेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टू इट ये कह रहा है कि एंड डेट को सिलेक्ट करें, कामा करें, और आपने दूसरा जो करना है वो ये है कि एंड डेट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद कामा करेंगे तो आपने वीकेंड को सिलेक्ट करना है कि वीकेंड क्या है। आपकी कंपनी में सैटरडे संडे छुट्टी है, संडे मंडे है, फ्राइडे है, कुछ भी हो सकता है, फ्राइडे ऑनली है, संडे ऑनली है, आपने उसी को सिलेक्ट करना है। तो जिस तरह मैं लेट्स सपोज हमारी कंपनी में ऑनली संडे छुट्टी है, तो आपने इसको सिलेक्ट किया, और कामा करके आपने हॉलीडेज़ को भी सिलेक्ट करना है कि कितनी हॉलीडेज़ हैं आपके केस में। तो 2 हॉलीडेज़ भी हैं इस स्पान में, और फिर उसके बाद आपने सिंपली क्लोज करना है और इट एंटर कर देना है। तो ये देखें टोटल ऑफ 22 डेज हैं, ठीक है, जो कि वर्किंग डेज हैं इस स्पान में 1/6/2022 टू 28/6/2022 इंक्लूड। जब हमने एक्सक्लूड किया इन 2 हॉलीडेज़ को और इसके अलावा संडे ऐसे हॉलीडे को, तो पीछे जो बचने वाले डेज हैं वो टोटल 22 वर्किंग डेज हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से काम करता है। Now next to it we have VLOOKUP, and VLOOKUP is also very important formula। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ VLOOKUP की, और इसमें लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटी नेम, डबल क्लिक करें, एंड देन कॉस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। सो हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास एक्सकवेशन है, उसके बाद पीसीसी है, उसके बाद आरसीसी है, उसके बाद ब्रिक वर्क है, फिर प्लास्टर, ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना, प्लास्टर वर्क है और पेंट वर्क है, ठीक है, पेंट वर्क है। और यहाँ पे उनकी कॉस्ट को डिफाइन किया गया है, जैसे कि इसकी 5000 RS है, फिर हमारे पास पीसीसी है 8000, 12,000, फिर ब्रिक वर्क 11,000,
फिर प्लास्टर वर्क 9,000, 15,000। तो ये हमारे पास टोटल कास्ट है। हमारे पास एक्टिविटीज़ है, लेट्स सपोज हमारे पास टोटल कास्ट है, और ये तो कोई 1 2 3 4 5 6 एक्टिविटीज़ हैं, जहाँ पे हम बड़े इजीली देख सकते हैं कि एक्टिविटी का नाम क्या है, एक्टिविटी की कॉस्ट क्या है। लेकिन लेट्स सपोज आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे 100 एक्टिविटीज़ हैं, 200 एक्टिविटीज़ हैं, 400 एक्टिविटीज़ हैं, और वहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ब्रिक वर्क की टोटल कास्ट कितनी है, पीसीसी की टोटल कास्ट कितनी है। आप 1 बाई 1 जाएंगे, उसको एक एक करके देखेंगे, फिर वहाँ से कहीं ढूंढेंगे जी ब्रिक वर्क आ गया, फिर प्लास्टर वर्क आ गया, जी पेंट वर्क आ गया, इसकी इतनी कास्ट है। बजाय ये करने के आप एक जगह पे वी लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। अब वी लुकअप का किस तरह से यूज़ करना है, आपने सिंपली जाना है यहाँ पे, पहले जो 2 सेल्स हैं, ठीक है, उनको कॉपी करके आपने पेस्ट कर देना है साइड पे इस तरह से। अब कास्ट को करें रिमूव। अब यहाँ पे आपने वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करना है, और वो क्या होगा, इक्वल टू वी लुक अप स्टार्ट द ब्रैकेट। अब देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने इसको फॉलो करना है। अब सबसे पहले जो करना है वो लुकअप की वैल्यू देनी है। लुकअप की वैल्यू यहाँ पे होगी, ठीक है। इसके बाद आप कामा करें तो नेक्स्ट टेबल ऑफ अरे, जहाँ से आपने वैल्यू को उठाना है, वो जो कंप्लीट टेबल है वो आपने पूरा सिलेक्ट करना है, तो ये टेबल ऑफ अरे है। फिर कामा प्रेस किया। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर, ये जो टेबल ऑफ अरे है इसमें कॉलम नंबर कितना है जहाँ से आपने डाटा को उठाना है। तो ये पहला कॉलम ये है और दूसरा ये दूसरा है जहाँ से मैंने कास्ट को उठाना है, तो 2। अब फिर कामा कर दिया। अब देखें आपको क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए। तो ट्रू करेंगे तो एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट होगी, फॉल्स करेंगे तो एग्जैक्ट होगी, तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या करना है, ब्रैकेट को करना है क्लोज, हिट इंटर कर देना है। तो देखें एक्सकवेशन जो है वो कितनी है, 5000 है, राइट। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर पीसीसी, हिट इंटर किया तो पीसीसी की वैल्यू कितनी है, 8000 ऑटोमेटिक आ रही है ना यहाँ पे। अब ये लुकअप के जरिए आई है, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ ब्रिक वर्क, तो ये देखें ब्रिक वर्क 11,000 का। तो इस तरह से वी लुकअप को आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक और जो ऑप्शन है वो ये है कि इंस्टेड के आप 1 बाई 1 यहाँ पे नाम लिखें और उसकी कॉस्ट आपको पता चले, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप बड़ी इजीली चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से, आपने जाना है यहाँ डाटा में, और उसके बाद डाटा वैलिडेशन में जाना है, ठीक है। क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, ये देखें ये बेसिकली है एक ऑप्शन डाटा वैलिडेशन का, इसी डाटा के पैनल में होगा। अगर आप लोअर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वो सामने होगा यहाँ डाटा वैलिडेशन, ठीक है। क्लिक किया डाटा वैलिडेशन। अब डाटा वैलिडेशन में आपने करना कुछ यूँ है कि आपने लिस्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, मुझे लिस्ट चाहिए। इसके बाद आपने सोर्स सेलेक्ट करना है कि कहाँ से आपको लिस्ट चाहिए, तो ये लिस्ट मुझे चाहिए यहाँ से, ठीक है। इस पर क्लिक किया, फिर ये सेलेक्ट करके ये रेंज आ गई मेरे पास, और ओके कर दिया। तो ये देखें इसके साथ में एक लिटिल ड्रॉप डाउन बन गया। क्लिक किया तो ये तमाम एक्टिविटीज़ यहाँ पे आ जानी है, वेदर ये 100 एक्टिविटीज़ हैं, 500 एक्टिविटीज़ हैं, 1000 एक्टिविटीज़ हैं। उसको सिलेक्ट किया, उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है। सिलेक्ट किया, वैल्यू यहाँ पे आ गई, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जानी है। तो ये 2 फार्मूलाज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने इनको बड़ी डिटेल से आप तक डिलीवर किया है, और अब नेक्स्ट जो आपने करना वो ये है कि आपने इन पे प्रैक्टिस करनी है। होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।